जय हिंद। अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया। आर्टिकल टाइटल था मॉम बेबी एंड अस हु टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन। अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश के एक एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग मदर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अपहोल्ड किया। आर्टिकल ये आर्ग्यू करता है कि वर्किंग मदर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अगर ट्रू सेंस में हमें अपहोल्ड करना है तो हमें केयर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। केयर इकोनॉमी क्या होती है, आर्टिकल खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा। केयर इकोनॉमी के साथ साथ हमें चाइल्ड केयर एज अ सोशल नीड पे भी फोकस करना पड़ेगा। ये आर्टिकल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, विमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोल ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनफैक्ट ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एग्जाम को रखो साइड में, इन जनरल सोसाइटी के अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही खूबसूरत आर्टिकल है। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, आर्टिकल शुरू होता है एक सवाल के साथ में। सवाल क्या है, विच पेरेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क दैट गोज इनटू रेजिंग चिल्ड्रन अंटिल दे आर अडल्ट्स। बच्चा पैदा होता है और उसके अडल्ट होने तक कौन सा पेरेंट प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है उसको रेज करने के लिए। और जवाब में एक आ गया कि जैसे दुनिया भर में होता है वही इंडिया में होता है। A mother, the mother is primarily responsible for raising a child। और मदर की इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को चाइल्ड केयर लीव प्रोवाइड करती है। 730 डेज की पेड लीव प्रोवाइड करती है सरकार ड्यूरिंग देयर एंटायर सर्विस पीरियड फॉर टेकिंग केयर ऑफ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से कम के मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाइल्ड केयर लीव प्रोवाइड करती है। कितने दिन की, 730 डेज की पेड लीव होती है। अच्छा, सरकार मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है और इसीलिए फीमेल एम्प्लॉयज़ को 730 डेज की पेड लीव दी जा रही है। मैन को ये CCL नहीं मिलती है। मैन आर एलिजिबल फॉर चाइल्ड केयर लीव ओनली इफ दे आर सिंगल फादर्स। मैन को चाइल्ड केयर लीव तभी मिलती है जब वो सिंगल फादर्स होते हैं, अदरवाइज फीमेल को मिलती है, मदर्स को मिलती है। अच्छा, सरकार ये रियलाइज कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है कि मदर्स रिस्पॉन्सिबल है एक बच्चे को रेज करने के लिए। मदर की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर की मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ एक विमेन जो है वो हाउस होल्ड वर्क भी करती है, एम्प्लॉय है, काम कर रही है, हाउस होल्ड वर्क भी कर रही है और बच्चे को रेज करने की मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके कंधे पे होती है। और शायद इसी रिकॉग्निशन के चलते सरकार जो है वो चाइल्ड केयर लीव की बात करती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो प्रोविज़न है CCL का, ये स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है और इसीलिए कभी कभार देखने को मिलता है कि स्टेट्स जो है वो अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को CCL डिनाई कर देते हैं, जैसा कि देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का केस यही तो था। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की एक फीमेल एम्प्लॉय CCL डिमांड कर रही थी, चाइल्ड केयर लीव डिमांड कर रही थी और इनका बच्चा स्पेशली एबल्ड भी था। बट क्योंकि ये जो 730 डेज की पेड लीव है, ये प्रोविजंस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने उनको CCL डिनाई कर दी, मना कर दिया। ये पहुंच गई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दैट दिस डिनायल ऑफ CCL इज़ अ वायलेशन ऑफ वर्किंग वीमेंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये जो वर्किंग विमेन को CCL डिनाई किया जा रहा है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट का इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बताना कई सारे क्वेश्चंस खड़े करता है। पहला तो ये कि अगर ये वर्किंग विमेंस के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर बाइंडिंग क्यों नहीं है। दूसरा, ये जो प्रोविजंस हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही एप्लीकेबल क्यों हैं। तीसरा, अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर कर ही दिया गया है तो ये प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर पे भी अप्लाई होगा और अगर इसको बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई तो हो सकता है कल को प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर मैरिड विमेंस को हायर ही ना करे। और फाइनली, हाउ मेनी एस्टेब्लिशमेंट्स हैव द बैंडविड्थ टू इम्प्लीमेंट दिस। कितने ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 4 सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर डिनायल ऑफ CCL इज वायलेशन ऑफ वर्किंग विमेंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग क्यों नहीं है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है
कि फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे ही क्यों एप्लीकेबल है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो प्राइवेट सेक्टर पे भी अप्लाई होगा, और अगर प्राइवेट सेक्टर पे स्ट्रिक्टली अप्लाई किया गया तो हो सकता है कल को प्राइवेट सेक्टर मैरिड वीमेंस को हायर ही ना करे। और चौथा, कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पे ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? और प्राइमरीली ये जो आर्टिकल है ये एड्रेस करता है इस लास्ट क्वेश्चन को, हाउ मेनी एस्टेब्लिशमेंट्स हैव द वेंड विथ? कितने ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पे ये प्रोविजंस लागू होते हैं? मज़े की बात पता है क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है या फिर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है। इनके प्रोविजंस सिर्फ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स पे, सिर्फ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू होते हैं जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं। और हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स बहुत ही छोटे हैं। इकोनॉमिक सेंसस का डाटा ये कहता है कि 98% फर्म्स हमारे कंट्री में माइक्रो हैं। माइक्रो होने का मतलब ऐसे फर्म्स हैं जिनमें 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब 98% फर्म्स पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रोविजंस लागू ही नहीं होते हैं। अगर 2015-16 का डेटा देखें अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस सर्वे डाटा का, तो हमारे यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन एन एंटरप्राइज इज 1.78, मतलब 2 से भी कम का एवरेज आता है। इन जनरल ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ पे जितने भी फर्म्स हैं उनमें अगर एवरेज निकालें काम करने वाले लोगों का तो वो कितने से कम है? 2 से कम का है। 98% फर्म्स ऐसे हैं जहां पे 10 से कम एम्प्लॉयज़ होते हैं। मतलब 98% फर्म्स पे तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के प्रोविजंस लागू ही नहीं होते हैं। ग्राउंड रियलिटी पता है क्या कह रही है? कि ये जो प्रो विमेन लॉज हैं ये ज़्यादातर फर्म्स पे तो लागू ही नहीं होते हैं, और जिन कुछ फर्म्स पे ये लागू होते हैं वहाँ पे एक खतरा ये है कि वो फर्म्स विमेन एम्प्लॉयज़ को हायर करने से ही बचते हैं, हायर ही नहीं करते हैं, ताकि कोई विमेन हैरेसमेंट वगैरह का कोई केस आ ही ना जाए या कहीं कोई CCL प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रो वुमेन लॉज ना बनाएं। जहाँ भी पॉसिबल है हमें लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है, हमें विमेन लॉज को गारंटी करने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ विमेन लॉज गारंटी करने से काम नहीं चलेगा। हमें मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस लॉ मेकिंग के अलावा कुछ और चीज़ें करने की भी ज़रूरत है। और वो कुछ और चीज़ें क्या होंगी? राइटर आर्टिकल रिकमेंड करती हैं कि हमें 3 R's के फ्रेमवर्क पे फोकस करने की ज़रूरत है। 3 R's का मतलब रिकॉग्नाइज, रिड्यूस एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड केयर। रिकॉग्नाइज मतलब कि पहले तो हमें एज अ सोसाइटी ये रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि बच्चे कल का भविष्य हैं और उनको रेज करना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज अ सोसाइटी हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और चाइल्ड केयर जो है, एक बच्चे को रेज करना जो है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बड़ा डेली का सा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इमोशनली फिजिकली कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को, इस जिम्मेदारी को हमें एज अ सोसाइटी समझने की ज़रूरत है। सिर्फ एक माँ पे, एक मदर पे नहीं छोड़ सकते हम। तो पहले तो हमें ये रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, और इस मामले में तो हमारी सोसाइटी बहुत पीछे है। मदर का कोई भी काम, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बच्चे को लेके हो, चाहे वो हाउस होल्ड वर्क को लेके हो, वो हमारी सोसाइटी अब तक रिकॉग्नाइज नहीं करती है। वो आप अपने घरों में भी देखते होंगे। तो पहली चीज़ तो राइटर ये कह रही हैं कि हमें चाइल्ड केयर को, बच्चे को रेज करने को एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। और जब हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो इस लोड को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इस लोड को रिड्यूस किया जा सकता है बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन बोथ विद इन द हाउस होल्ड एंड आउटसाइड द हाउस होल्ड। विद इन द हाउस होल्ड बच्चे को रेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे फैमिली को लेनी पड़ेगी, सिर्फ एक मदर को नहीं। मदर के साथ साथ प्राइमरीली फादर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। फादर जो है वो ओकेजनली बेबी सिट नहीं कर सकते हैं कि कभी कभार आए और कमर थपथपाई और चले गए। उनको भी रेगुलरली, डेली बेसिस पे एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की ज़रूरत है। और बात अगर की जाए आउटसाइड केयर की, तो इंडिया अभी तक उतना एडवांस तो नहीं हुआ है, उतना आगे तो नहीं गया है कि हम पूरी तरीके से प्राइवेट चाइल्ड केयर पर डिपेंडेंट हो जाएं। US जैसे कंट्रीज़ में चलता है। हमारे यहाँ पे तो अभी भी सोशल स्टिग्मा भी है, और ये जो प्राइवेट चाइल्ड केयर होता है ये एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। लेकिन हाँ, धीमे धीमे हमें आउटसाइड चाइल्ड केयर पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज वी नीड गुड क्वालिटी, अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सेफ चाइल्ड केयर इन आवर नेबरहुड्स।
दिस कैन बी प्रोवाइडेड बोथ बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स। धीरे धीरे गवर्नमेंट को और प्राइवेट प्लेयर्स को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हमें क्वालिटी, अफोर्डेबल, रिलायबल और सेफ चाइल्ड केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो फिर इन चाइल्ड केयर्स की मदद से अपने कामकाज को, अपने घर को और अपने बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। सम अप करते हुए आर्टिकल ये कहता है, वी नीड टू इन्वेस्ट इन द केयर इकोनॉमी, दैट इज द ओनली वे द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ मदर्स विल बी रियलाइज्ड, which not only entitles them to respite from the individualized burden of child care and enshrines the principle that child care is a social need। हमें पहले तो रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, फिर हमें इस काम को रिड्यूस करने की ज़रूरत है और फिर फाइनली रिडिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। ये कह रहा है ये आर्टिकल। हालांकि पढ़ने में, सुनने में बड़ा ही कॉमन सा, यूजुअल सा आर्टिकल लगता है, लेकिन अगर ढंग से पढ़ोगे तो ऐसे और रोल ऑफ वीमेन इन वर्कफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही खूबसूरत आर्टिकल है। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।